नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली स्पेशल शो में। और कल देर रात डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और उसमें टैरिफ के फैसले को पलट दिया। देर रात तक काफी हलचल थी इसमें कि अब क्या होगा। तो उस फैसले का मतलब ये हुआ कि कोर्ट का ये कहना है कि ट्रंप के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से दुनिया में टैरिफ लगा सके। ये अधिकार कांग्रेस में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बारीक लाइन समझने की ये है कि टैरिफ लगाना ट्रंप को अकेले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गलत है, इसलिए वो फैसला पलट दिया गया है। अगर ये कांग्रेस के थ्रू होता तो इसको सही माना जाता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्स कांग्रेस में यानी वहां की संसद में वेस्टेड है। इसलिए ये फैसला पलट दिया गया। उसके बाद ट्रंप ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी देर तक तो वो सुप्रीम कोर्ट की ही आलोचना करते रहे और ट्रंप ने कोर्ट के जस्टिस को काफी बड़ा बुरा कहा। लेकिन उसके बाद अंत में उन्होंने एक और धमाका किया। उन्होंने कहा कि एडिशनल 10% टैरिफ हम और लगाएंगे। एडिशनल जो 10% टैरिफ लगाया गया उस वो एबव है, यानी जो अभी लगे हुए उससे अलग है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब ये होने वाला है कि जो अगर अभी जो टैरिफ लगे हैं अगर वो निरस्त होते हैं तो 10% एडिशनल लगेगा, यानी जो अब तक चल रहा था पहले वो तो रहेगा ही, प्री डील वो रहेगा प्लस 10% और। तो उदाहरण के लिए मान लें कि भारत में पहले 3-4% लगता था तो 10 उसमें और जोड़ लीजिए आप। इसके साथ वो इसी पर नहीं रुके, आप इनके इस आखिरी जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़िए। इन्होंने लिखा है इसमें कि हम 10% टैरिफ इसमें एडिशनल लगा रहे हैं और उस 10% टैरिफ जो ग्लोबल टैरिफ के नाम से जाना जाएगा अंडर सेक्शन 122 ओवर एंड अबव अवर नॉर्मल टैरिफ्स ऑलरेडी बीइंग चार्ज्ड, एंड वी आर आल्सो इनिशिएटिंग सेवरल सेक्शन 301 and other investigations to protect our country from unfair trade practices. Thank you for your kind attention. अब ये और क्या क्या लग सकते हैं एक बार ब्रीफली इसको समझ लेते हैं, फिर चलेंगे सरवेन जी के पास। वो अलग से और चीजें ये बता रहे हैं कि सेक्शन 232, सेक्शन 201, सेक्शन 301, सेक्शन 122 और सेक्शन 338 इतने हथियार अभी ट्रंप के पास हैं। तो उन्होंने सेक्शन 122 के तहत जो 10% की टैरिफ लगाई है 150 दिनों के लिए, वो 15% तक एक्सटेंड हो सकती है और जैसे ही 150 दिन पूरे होंगे या तो वो खत्म हो जाएगा या उनको कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो पहला उन्होंने ये किया है। सेक्शन 301 ये कहता है कि अगर यूएस के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिजनेस वायलेशंस हो रहे हैं, तो यूएस को ये पूरा अधिकार है कि वो ड्यूटी लगा सकता है। तो अब इसमें क्या है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो यूएस का होगा वो इसकी जांच करेगा और वो इनको इन्फोर्स कराएगा और ये 4 साल के लिए लग सकता है और वो उसको और एक्सटेंड करने की जो है मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब इसमें अभी तक कोई ये सीमा नहीं कि कितने परसेंट लगता है, लेकिन एक उन्होंने 301 का रास्ता खोल दिया। उसके बाद उन्होंने 232 का भी रास्ता खोल दिया कि कॉमर्स डिपार्टमेंट चाहे तो कर सकता है अगर नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा। सेक्शन 201 भी वो खोल के रखे हुए हैं जिसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर अगर कोई दिक्कत है तो इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन उसमें इंक्वायरी करेगा और वो भी लग सकता है। तो यानी बहुत सारे ऑप्शन उन्होंने खोल रखे हैं, तो जिसको बहुत बड़ी राहत या बहुत बड़ी रिलीफ के तौर पे फिलहाल नहीं देखना चाहिए। अभी भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको पूरी तरीके से समझने में 1-2 दिन लगेंगे जब एनफोर्स होंगी चीजें कि क्या क्या निकल के आ रहा है। लेकिन मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि कोई बड़ी राहत मिलती नहीं दिख रही है। तो ये है आज की कहानी। लेकिन अब असली कहानी पे आते हैं, हम चलेंगे सर्वेंद्र जी के पास, क्योंकि सर्वेंद्र जी जो है मुद्दा लेके आए हैं कि चार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि इससे अलग एक दुनिया है जो चार्ट की दुनिया है और उस चार्ट की दुनिया को इन खबरों से कोई लेना देना नहीं होता, वो एक अलग कहानी कहते हैं। क्योंकि चार्ट हमेशा न्यूज से पहले बनने लगता है, क्योंकि एक्शन हो जाता है, हमें पता तब चलता है जब न्यूज आती है। सरवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक छोटा सा कमेंट पहले ये चाहिए मैंने कि जो ट्रम्प साहब ने कल रात में धमाका कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुझे तो लगा कि आज वो बहुत गुस्से में है, लेकिन पहले बहुत पोलाइटली बोल रहे थे, बड़े आराम से, ऐसे लग रहा था कि बहुत दुखी हो वो। लेकिन अंत के पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमको आप हल्के में मत लीजिए,
10% एडिशनल लगा दिया और इतने सारे हथियार उन्होंने और गिना दिए, सब खुले हुए हैं। तो क्या आपको लगता है ये क्या कर रहे हैं वो? देखिए नीरज जी, इसमें वो इंग्लिश की एक कहावत याद आती है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो यहाँ पे था कि वर्ल्ड प्रपोजेस मिस्टर ट्रम्प डिस्पोजेस, और अभी ऐसा हो गया है कि मिस्टर ट्रम्प प्रपोजेस एंड सुप्रीम कोर्ट डिस्पोजेस। तो अभी ये इतना सारा कुछ इसमें खिचड़ी पक गई है कि इसमें से क्या फाइनली निकल के आएगा वो हम आगे देखते हैं। बट ये कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है कि आई थिंक एक एक बड़े देश का सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट अलग अलग राहों पे हों और एक दूसरे की आलोचना भी करें। तो बट आई थिंक दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन। अब यही चल रहा है अभी आजकल, यही माहौल बना हुआ है। तो इसमें मुझे तो लगता है कि देखिए कुछ इससे बहुत बढ़िया तो निकल के, जब chaos में से कुछ बहुत बढ़िया तो निकल के नहीं आ सकता है। और इतना सब जब अनिश्चितताएं हम्म, रहेंगी तो उस समय से आपको कोई बहुत बढ़िया कोई बाजार के लिए कोई चीयरिंग का कोई, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई मौका है या कुछ ऐसा है कि आपको बहुत कोई क्लियर डायरेक्शन मिला हुआ है। तो जैसे कि आपने राइटली बोला कि अभी अगला हफ्ता, अच्छा ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो अब ये अगला हफ्ता हम देखेंगे हम्म, चार्ट्स पे क्या होता है। बट ब्रॉडली चार्ट्स में आप देखिए 40-50 हफ्ते हो गए, हर तरह का न्यूज़ आ चुका, टैरिफ्स के ऊपर सारी अटकलें लग चुकी। अब मेरे ख्याल से टैरिफ 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 का पीपुड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा दिन बच चुकी है। डे बाय डे आई थिंक इसका इनर्शिया इसका खत्म होता जा रहा है। बाजार इस पे डे बाय डे अब उतना रिएक्शन मुझे लगता है कि धीमे-धीमे नहीं करेगा और बहुत जल्दी ये चीज़ें डिस्काउंट हो जाएँगी। तो आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू बेसिक्स। बहुत ज़्यादा टैरिफ टैरिफ हो चुका है अब, मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज़्यादा अब असर रहेगा बाज़ारों पे। और बाज़ार अपना जो इंटरनल सेटअप है और जो पैसे का फ्लो, डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच या गैप या जो भी आप बोलिए, वो सारे समीकरण मुझे लगता है जो चार्ट्स के होते हैं, डिमांड्स और सप्लाई का फ्लो को जो हम रीड करते हैं, आई थिंक हम्म। वी आर गोइंग बैक टू दोज़ बेसिक्स। उन्हीं पे ध्यान रखेंगे और वहाँ देखेंगे कि अगर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा इस हफ्ते देख के कि बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। बट ये सब ओवरनाइट ये न्यूज़ आया है सडनली, आपने देखा कि गिफ्ट निफ्टी जो है थोड़ा चला शाम को। तो अब देखते हैं मंडे को, सबको ये 2 दिन मिले हैं पचाने के लिए न्यूज़, तो आई थिंक उतना बड़ा रिएक्शन या झटका नहीं आना चाहिए। और हम्म। मुझे तो थोड़ा नेगेटिव ही बायस इसमें से निकल के लग रहा है न्यूज़ वाइज़। मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं रीड करता हूँ, बट मुझे सबका रुझान तो थोड़ा नेगेटिव ही आएगा। अनिश्चितताएँ और chaos जो है ना ये कोई अच्छा कारक नहीं है आगे फ्यूचर में। तो आगे देखते हैं क्या होता है अगले हफ्ते। तो अब ये निफ्टी ने पिछले हफ्ते, मतलब जिसको कहते हैं ना कि खूब उधम काटने के बाद फिर वहीं पे आ गया है। जी, तो जी। कैसा लग रहा है अब ये 25,571 पे जो निफ्टी आ गया है? देखिए, मैं यही सोचा था कि भई वो 26,500 वाले टारगेट शायद ना ही आए और 26,000 26,300 पे ही बाज़ार कहीं अटकता रहे। तो इस हफ्ते में आप देखिए वही 26,000 के नीचे से ही आप थोड़ा-सा फिसल गए वापस और फिर वो 1 दिन की बड़ी सेलिंग आ गई। अब वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़िंग उस दिन में मुझे ये था कि बेचा किसने? क्योंकि उस दिन तो आई थिंक डीआईएस एफआईएस की बड़ी लाइट से वॉल्यूम थे। वैसे तो दोनों ने बेचा था बट बहुत लाइट वॉल्यूम्स थे थर्सडे को। और ये फ्राइडे को आपने फिर ये पुल बैक किया है। तो आई थिंक हम्म, कहीं किसी को पूर्वाभास था और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आनी है और अटकलें तो ये लगी चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको रूल रूल डाउन करेगा। तो आई थिंक इसीलिए कल जो आपको इंट्राडे में थोड़ा रुझान नीचे फ्लेवर दिखा पॉजिटिव, वहां से थोड़े से पुल बैक आए। ग्लोबली यूरोप यूरोप में भी यूएस में सब सब जगह आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा ग्रीन शूट्स निकल रहे थे। बट मुझे लगता है कि वो खाली वो एक दिन का फिनोमिनन था और अब लोग उस न्यूज को उस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट सब जगह आई थिंक मैं देखता हूँ तो अपर एंड्स पे जो है ना हेडरूम बहुत कम रह गया है ग्लोबल मार्केट्स में। बारिंग अपार्ट यूएस जो कि अगर सबको तकलीफ दे रहा है तो खुद आप देखेंगे कि यूएस आउट परफॉर्म थोड़ा कर सकता है कंपैरेटिवली टू ग्लोबल मार्केट्स। और एक आध एशिया एशिया पैक में एक आध मार्केट्स हैं जो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। बट ब्रॉडली जब मैं हम्म, देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हेडरूम ऊपर में कम है और डाउन साइड ज्यादा है। जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला वो थीम वही इंटैक्ट है कि हेडरूम ऊपर में कम है, डाउन साइड ज्यादा है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मीडियम टू लॉन्ग टर्म अब वो बैठ नहीं रहा है। शॉर्ट टर्म में आप उसको फाइन ट्यून करिए, ठीक है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म अब रिस्क रिवॉर्ड बैठ नहीं रहे हैं, नेगेटिव है हम्म, ग्लोबली मुझे लगता है। और अपने केस में तो बिल्कुल ही लगता है कि 26,300 26,000 के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है, इंट्राडे में आप 150 पॉइंट विप्सो मारते हैं, बट अगर कुछ हुआ भी तो बहुत ज्यादा 26,300 के ऊपर नहीं जा पा रहा है 40 हफ्तों से। और 40 हफ्ते छोड़ दीजिए, इनफैक्ट जब आप 2024 से देखते हैं तो 2024 के जो 26,300 वाला हाई था, वो भी अभी नहीं निकल पाया। सांकेतिक तौर पे हमने उसको निकाला था लेकिन उसको कोई अच्छा ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। तो आई थिंक आप 15-18 महीने हो गए हैं, अब 18 महीने होने आ रहे हैं, 15-18 महीने होने आ रहे हैं और आप उन लेवल्स के ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा और क्या लोगों को प्रमाण चाहिए कि ऊपर में प्रेशर है और बाज़ार में उतनी उतनी अब वो हेडरूम नहीं है ऊपर में। वो क्लियर कट अब ये लास्ट 15-18 महीनों के सेटअप में दर्शा रहा है। और जब गिरा नहीं है अभी तक
एक डिसेंट करेक्शन नहीं आया है, तो अब रुझान यही रहेगा कि क्योंकि चल नहीं पा रहा है और एक ही जगह पे रुक नहीं सकती है कोई भी चीज़, स्पेशली मार्केट्स प्राइसेस, तो कहीं एक डिसेंट करेक्शन जो पेंडिंग है वो आ सकता है। ओके, अच्छा, इसके आगे भी कई और इंटरेस्टिंग चार्ट हैं। 500 की क्या दिशा मिल रही है? अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए दो बड़े बड़े लाल कैंडल दिख रहे हैं। जब उसने 26,000 मारा था, 26,000 के ऊपर, तो जी। कल हम लोगों की जब चर्चा हो रही थी, एक बात निकल के आई कि चढ़ता तो 100 150 200 पॉइंट और गिरता एक साथ दबा के 300 400 पॉइंट, ये क्या चक्कर है? ये देखिए, मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ तो समझाता हूँ, क्योंकि सिंपल चीज़ों से समझाएँगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि वाटर फ्लोज़ इन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो पानी वहीं पे जाता है जहाँ पे उसको सबसे कम रेजिस्टेंस होता है बहने के लिए, मतलब ढलान की तरफ ही निकलता है। तो वाटर ऑलवेज फ्लोज़ इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, और वही अगर आप फिलॉसफी प्राइसेस के लिए भी लगाएँगे, तो 26,300 जो है ना, एक बाँध बन गया है, बाँध। अब वो बाँध तोड़े और बाढ़ आए, ऐसा अगर समीकरण लोगों को लग रहा है कि बाँध टूट जाएगा और एक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी और अ, बाज़ार ऊपर में ब्रेकआउट कर जाएगा, अगर ऐसे समीकरण लोगों को लग रहे हो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नहीं लग रहे। 26,300 पे बाँध बनता जा रहा है, तो पानी उससे टकरा-टकरा के वापस आएगा और दूसरी तरफ की तरफ बहेगा। बाँध के उल्टी तरफ जब बाँध से टकराएगा तो वहाँ लड़ने के बाद वापस जाएगा। तो मुझे लगता है कि वही वाला सेटअप है, और पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो है ये बाज़ार के लिए, वो मुझे थोड़ा नीचे की तरफ ही रुझान है मेरा तो। जब तक मेरा डेटा चेंज नहीं होता, तो मेरा डेटा, जैसे मैंने बोला, 15-18 महीने तो हो गए वो डेटा चेंज नहीं हो रहा है मेरे नज़रिए से। और मुझे लगता हम्म, है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स, चाहे अभी आप निफ्टी की भी वीकली कैंडल देखिए, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है। एक ठीक है, एक छोटा बाउंस आया, जैसे मैंने बोला, लोगों को मालूम था कि आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, तो नीचे में थोड़ी बहुत उस अंदेशे से थोड़ा बहुत बाजार ने सपोर्ट लिया होगा। और अगर आप निफ्टी 500 का भी चार्ट वीकली डेली देखेंगे, तो देखिए थोड़ा-सा इस वेबसाइट के डेटा में गड़बड़ है। जब से वो संडे का कैंडल आया है, संडे को जो हमने मार्केट खोल के रखा है इलेक्शन वाले दिन से, तब से देखिए इनके एआई मॉडल ही गड़बड़ा गए। थोड़े डेटा कहीं-कहीं ये लोग गलत दे दे रहे हैं, बट कहने का मकसद ये है कि आप वैसे भी देखें तो वीकली कैंडल्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बने। एक साइडवेज टू डाउन और एक, मतलब एक न्यूट्रल टाइप का वीकली सेटअप बना हुआ है, और ओवरऑल ऊपर से प्रेशर ही है, निफ्टी में भी और निफ्टी 500 में भी। और मुझे लगता है कि मैं पिछले वीक के कैंडल के साथ ही जाऊँगा, और वो काफ़ी, एक मुझे लगा था, एक बेरिश सा पिछले हफ्ते का कैंडल बना हुआ है दोनों में, निफ्टी 500 में भी और निफ्टी में भी वीकली पे। और मुझे लग रहा हम्म, है कि भाई जब तक उस कैंडल के, वीकली कैंडल के हाई नहीं निकलेंगे दोनों के केस में, तब तक वो शॉर्ट टर्म में भी वो वापस 26-26-300 जाने वाला नहीं है, ऐसा ही थॉट रहेगा। बट अब मंडे देखते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, गैप अप, गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये 2 दिन के वीकेंड के बाद लोग मंडे क्या सोचेंगे, तो मंडे की कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगी। बट एनी व्हिच वेज़ शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड निफ्टी और निफ्टी 500 के लिए नेगेटिव ही है मेरे हिसाब से। ओके। और निफ्टी ऑटो, ये जी। एक सेगमेंट था जहां पे मेरे ख्याल में तीन, आज को मिला लें तो 4 हफ्ते पहले आपने कहा था ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्टर है, बुल ट्रैप यहाँ पे हो सकता है, हम लोगों ने बताया भी था। और जी। कल के सेगमेंट में आप देखें, या परसों के सेगमेंट, रादर थर्सडे को आप देखें, तो ऑटो इंडेक्स 2% से ज्यादा गिरा था और ये जी। वहीं पे अटकता हुआ दिख रहा है। ये कैसा चार्ट दिख रहा है निफ्टी ऑटो का? देखिए, यहाँ पे देखिए, तो आई थिंक सबसे मैंने थॉट यही दिया था कि ये लीडर, वन ऑफ द लीडर्स रहा है, और कंजम्पशन थीम पे ही बाजार चला था। सो वन ऑफ द लीडर पैक में ये रहा है। और अगर आप इसका वीकली कैंडल देखेंगे तो कुछ खास बना नहीं। मतलब अगर अगर निफ्टी और निफ्टी 500 ने हल्का सा ग्रीन क्लोज दे दिया है, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है हल्का सा यहाँ पे रुझान नेगेटिव ही है, और यहाँ का वीकली कैंडल रेडी है। तो थॉट यही है कि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा ये अ, 28,500 29,000 के ऊपर रह पाएगा, और अभी आपका 27,700 चल रहा है, तो मेबी वही 2-3% ऊपर में अपसाइड, जैसे मैंने बोला, थोड़ा बहुत हेडरूम हो सकता है। बट नीचे के दायरे मुझे ज़्यादा खुले हुए लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि भाई अगर आप ये पूरी रेंज पकड़ते हैं, तकरीबन ये 28,000 से लेके आप ये रेंज पूरी पकड़ते हैं, नीचे में 19,500 20,000 तक, तो आई थिंक उसका मिड पार्ट तो एटलीस्ट आता हुआ मुझे लग ही रहा है। तो तकरीबन 24-24-500 की तरफ तो ये फिसल ही सकता है। तो अब आप देखिए कि ऊपर में आपके पास मेबी 700 पॉइंट का हेडरूम है, नीचे में आपके पास ड ढाई 3,000 पॉइंट का हेडरूम है। तो रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमैटिकली आप देखिए, सिंपल मैथ्स है कि यहाँ पे भी नेगेटिव ही है मेरे हिसाब से। ये मैंने यही बोला कि लीडर्स जब दर्शाते हैं वीकनेस, तो ये समझ में आता है कि जो मूव चला है वो भी कहीं अ, वीक हो रहा है या खत्म होने के कगार पे है, बुल मार्केट को उसका उसका संकेत वो देते हैं। तो मुझे लगता है कोविड के बाद से जिस तरह से ये चला है,
यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक संकेत दे रहा है कि भाई यहाँ पे थकान आ रही है। तो जो लीडर्स हैं वो थोड़ा थक रहे हैं इस पूरे रैली के। तो मुझे थॉट वही हमेशा आ रहा है बार-बार कि एक डिसेंट करेक्शन पेंडिंग है और जो हमने कोविड के लो से चालू किया है एटलीस्ट वो 4-5 साल 5 साल वाला जो ट्रेंड है, उसका एक हुँ, टाइम वाइज़ प्लस प्राइस वाइज़ करेक्शन जो एक लॉन्ग ड्यू है वो मुझे लगता है आना चाहिए। क्योंकि आप वैसे देखेंगे चार्ट्स में तो वैसे तो 24 का हाई ही मेरे लिए मेन हाई है, क्योंकि उसके बाद से बहुत बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर नहीं जा पाई हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट उससे नीचे ही है। निफ्टी खाली जाके एक डबल टॉप मार के आया है बट बाकी सब उससे नीचे ही है। तो मुझे लगता है कि आपने एक यहाँ से 15-18 महीने निकाल दिए हैं, 15 प 16 महीने निकाल दिए हैं आपने और मुझे लगता है अभी 8-10 महीने और टुवर्ड्स द ईयर एंड तक एटलीस्ट मुझे लगता है टाइम वाइज़ करेक्शन और एक प्राइस वाइज़ भी उसमें आ जाएगा। ऐसा मुझे इसको देख के लगता है। निफ्टी ऑटो देख के मुझे लगता है कि एक फ़ॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया और अब एक फेलियर होने की पूरी-पूरी गुंजाइश है, अगले 1-2 हफ्तों में वो क्लैरिटी और आ जाएगी और मैं 6-12 महीने का व्यू ले रहा हूँ, तो मुझे 1-2 हफ्ता ऑब्जर्वेशन के लिए मिलता है, चाहिए भी मुझे और फिलहाल मुझे वो रुझान लग रहे हैं और इसका कन्फर्मेशन जो लोगों को चाहिए होता है, वो मुझे लगता है अगर आना है तो 1-2 हफ्तों में आ जाएगा या अगर ये व्यू प्ले आउट नहीं होना है, तो वो भी 1-2 हफ्ते में मालूम चल जाएगा। बट मुझे 80-85% अभी भी यही लगता है कि इसका हो गया। इसका इसका टॉप बन चुका है और ये अब अंडर आपने परफॉर्मिंग सेक्टर्स में ये रहे भी देखा होगा अब ये सुरवीन, टॉप अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में रहेगा ही। जी। ये जो जीएसटी कट हुआ था उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी ऑटो इंडेक्स था। बहुत गाड़ियां बिकी जी। मंथली नंबर्स में लोगों ने देखा। लेकिन आदमी गाड़ियां खरीद रहा तो मतलब कितनी खरीदेगा, ये भी तो क्वेश्चन आपने खुद से सोचो कि जी। ऑटो जैसी जो हाई टिकट आइटम है वो आप 10-10 गाड़ियां थोड़ी खरीदोगे। जो लग्जरी जी। रियल एस्टेट में हुआ, रियल एस्टेट की पिटाई हो रही है। तो गाड़ियों में भी अच्छा, वैसे भी 60 से 70% रिप्लेसमेंट गाड़ियां होती हैं। आपके पास अगर मारुति की आल्टो है तो आप क्रेटा खरीद लेंगे, ब्रिजा खरीद लेंगे। रिप्लेस करते हैं, आप अपग्रेड करते हैं। न्यू गाड़ी केवल 40-30% बिकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जी। फैक्टर है गाड़ी सेगमेंट में, देखना पड़ेगा। तो चूंकि ये जीएसटी इसमें के बिग इसमें ये भी बहुत बेनिफिशियरीज। ज़रूरी है कि आप जो दूसरी गाड़ी बेच रहे हैं वो बिके। स्क्रैप करने वाला इंडिया की मेंटालिटी नहीं है। हमको अपने सेकंड हैंड गाड़ी का भी कुछ भाव चाहिए, तो वो भी बिकनी चाहिए, उसको कोई लेगा। जो स्कूटर से गाड़ी पे आ रहा है, वो एक सेकंड हैंड गाड़ी जो नया-नया गाड़ी चलाना सीखता है, आई थिंक उसको पहले एक सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए। बाकी लोग नई भी ले लेते हैं बट मेरा थॉट हमेशा ये रहा है जब मैंने सीखना शुरू किया तो मैंने सोचा भाई सेकंड हैंड गाड़ी लेंगे, थोड़ा खरोच-वरोच जो आएगी, थोड़ा डेंट-वेंट आएँगे वो पुरानी गाड़ी में आएँगे, फिर सीख जाएँगे, फिर नई गाड़ी लेंगे। तो आप नई जब आप अपग्रेड करते हैं तो आपकी दूसरी गाड़ी भी कोई और ले रहा होता है, वो डिमांड भी आनी चाहिए। सेकंड एक नई गाड़ी बिकनी चाहिए और एक ऑलमोस्ट पुरानी गाड़ी भी उसी समय बिकनी चाहिए, तो आपकी 2 गाड़ियाँ बिकनी है एक साथ, एक पुरानी बिकेगी तो नई आएगी। ये नहीं, लोगों को उसमें समझना तो बहुत ज़रूरी है। ये तो जी। ठीक है, लेकिन जो पुरानी गाड़ी बिकती है वो ऑटो सेल्स में नहीं आती। वो तो अलग ही दुनिया चल रही है। नहीं, तो इसलिए नहीं, ऑटो मैं कह रहा हूँ कंपनीज को भी ये वो भी तो यस, आपकी लिक्विडिटी सक करके जाती है, वो भी तो पैसा ही खर्च करना बिल्कुल। पड़ता है आपको जितने की भी लेनी है आपको। सो मोरल ऑफ द स्टोरी हाँ, ये है कि एक नई गाड़ी बिकने के लिए एक पुरानी गाड़ी भी बिकनी चाहिए। तो 2 सेलें होनी यस, चाहिए, एक रिपोर्ट हो रही है, एक रिपोर्ट नहीं हो रही है। वो तो करेक्ट। खैर बात की बात है। बट थॉट यहाँ पे देखिए थॉट यहाँ पे यही था ऑटो स्पेस में कि बहुत बढ़िया चला हुआ था और ये आपने अभी जो जीएसटी वाली बात की, तो आप देखिए जीएसटी कट तो कब आया? बाद में आया। हुँ, लेकिन ये सेक्टर पहले ही बॉटम आउट हो चुका था और ये हमारा टॉप पिक सेक्टर था गए साल का कि भाई अगर चलेगा तो ऑटोज़ स्पेशली टू व्हीलर्स में हमने कहा था कि कुछ बाइंग हो रही है। तो हमें नहीं मालूम था कि ये जीएसटी कट 3-4-6 महीने बाद आ जाएगा। बट इतनी बड़ी मूवमेंट थी तो हुँ, इतना बड़ा न्यूज़ था तो पीछे चर्चाएँ तो चली होंगी और 2-3 महीने 4 महीने का प्रोसेस रहा होगा। उसका पूर्वाभास बाज़ार को हो चुका था और इसीलिए आप देखिए ऑटोज़ सबसे पहले बेस आउट हुए थे 25 के स्टार्ट में। जैन-फ़ेब में जो बॉटम बना था आपका जैन-फ़ेब मार्च में जो ऑटोज़ में बॉटम बन गए थे, फर्स्ट क्वार्टर के आस-पास सारे ऑटोज़ कहीं बेस आउट हो गए थे और जीएसटी कट तो उसके 2 क्वार्टर, डेढ़ क्वार्टर के बाद आया 2 क्वार्टर के बाद। तो न्यूज़ बाद में आता है, प्राइस ऑलवेज़ लीड्स न्यूज़। तो न्यूज़ ऑलवेज़ फॉलोज़ प्राइस ये यहाँ पे एकदम क्लियर कट प्रूव होता है। उस समय हमने बॉटम कॉल किया था और आज ही हम ही हैं जो हम ऑटोज़ का टॉप कॉल कर रहे हैं। अब देखते हैं, वो वाला तो सही गया कॉल। अब इस कॉल में देखते हैं लगता तो ये है 80-85% ये कॉल भी सही जाएगा। और बाकी ओके, रिमेनिंग 15% के लिए आप स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, तो आप अगर ये ट्रेड ले रहे हैं तो डेफिनिटली आप एक स्टॉप भी लेके चलेंगे 28,500 29,000 के आसपास। अगर आपने वो ये इंडेक्स ट्रेड नहीं होता है, तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स करने पड़ेंगे अपने मन से जो भी करने करिए। बट थॉट यही हुँ, है कि एक अंडर परफॉर्मिंग ये सेक्टर आपका रहेगा, तो अगर आईटी आपके पास यहाँ पे एलोकेशन है, जी, तो इसमें से थोड़ा ड्राई पाउडर बनाएँ। हुँ, इसकी अंडर परफॉर्मेंस को कट करें, मतलब आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, इसको न्यूट्रल वेट करें।
तो ये सारे तरीके हैं, कोई इसको न्यूट्रल वेट करेगा, कोई अंडर वेट करेगा, कोई ड्राई पाउडर बनाएगा, जो भी करें, कुछ थोड़ा-सा इसमें करें, फाइन जी। ट्यूनिंग, ट्वीकिंग जी। तो आईटी सेक्टर शादी के में ऊपर जी। जी, 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 ठीक है, वो तो हो गया। आईटी नहीं, नहीं, सेक्टर में काफ़ी बड़ी फंड वाले क्या करते हैं? फंड वाले जब किसी चीज़ में ओवरवेट हो जाते हैं, वो चीज़ चल जाती है। मतलब लिया था उन्होंने 5% पे पोर्टफोलियो के हुँ, सपोज़ एलोकेशन में और चल के वो 8-9% की एलोकेशन पे चली गई है, तो उसको न्यूट्रल वेट करेंगे तो वापस 5 पे जाएँगे, अंडर वेट करेंगे तो 5 से कम जाएँगे, थोड़ा कम हल्का-सा रिड्यूस करेंगे तो 8 का 7 जाएँगे। सो ये समीकरण हर नहीं, आदमी के अपने नहीं, खुद के होते हैं, बट सर्वेन जी, जी, फंड जी, वाले ये भी करते हैं कि जब उनको बेचना होता है तो एक बड़ी भारी रिपोर्ट ले आते हैं बहुत ऊँचे टारगेट की और उसके बाद वो खुद बेच लेते हैं। ये भी होता है, अभी हाल-फिलहाल में हम लोगों ने देखा है। उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते लेकिन हमने बहुत सारे फंड को देखा है कंट्रोवर्सी कि में तो वो नहीं अचानक पड़ेंगे, से भयंकर रिपोर्ट वो लाएँगे। देखिए मैल प्रैक्टिसेज़ हम बड़े एथिकल लोग हैं, मैल प्रैक्टिसेज़ जो चल रही हैं, वो चल रही हैं, आज से नहीं ज़मानों से चल रही हैं, उनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं कि राइट। जितना हम सही से कर सकें, उतना सही से करें। जी, लेकिन ये आईटी में क्यों नहीं हो रहा सही से भाई? ये तो सबसे अंडर ओन्ड सेक्टर था, सबसे पिटा हुआ सेक्टर था। इसमें जब जी, खबर आई तो ये बुरी तरीके से पिटा। मतलब इतना अंडर जी, ओन्ड सेक्टर इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, वो खबर बड़ी थी कि एंथ्रोपिक ने, उसके बाद एल्गोरिदम इंक ने, कई सारे ऐसे बिजनेस मॉडल है कि फिर वो एक नई चर्चा शुरू हो गई कि आईटी का बिजनेस मॉडल ही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो भयंकर हुँ। पिटाई हुई है आईटी सेक्टर की। इस पर अब क्या राय बन रही है? अब तो मतलब काफी पिट चुका है ये। नहीं देखिए, राय तो हम इसको एक फ़ॉलो अप व्यू में ही वापस से डिस्कस इसलिए करना चाह रहे हैं कि देखिए राय तो यही बनी है कि मेरे हिसाब से देखिए दो ये सेक्टर ब्रॉडली अब वो हुँ, ब्रॉडली 2022 में ही टॉप आउट हो गया था। तो 39,000 40,000 40,000 के लेवल के 39-40 के आसपास वो 2022 में ही टॉप आउट हो गया था। मैंने गए पॉडकास्ट में भी बोला और वो 3-4 महीने के लिए गया था ऊपर ब्रेकआउट करके जून हुँ, जून जुलाई 24 के आसपास बस। वो भी उसका भी वही जैसे ऑटो इंडेक्स था, जैसे अभी आज की आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे अभी ऑटो इंडेक्स प्लेस्ड है, उसी तरीके हुँ, से कहीं मिड जून जुलाई में तकरीबन 2024 में ये भी उसी तरह से प्लेस था और बाद में इसने अंडर परफॉर्म किया। और अब आप देख लीजिए किन्हीं भी कारणों से आप इसके हाईज़ देख लीजिए 2022 का हाई भी इसका आप देखिए 40,000 के आसपास था, 24 में भी उसने आसपास उसी के किया। फिर एक ब्रेकआउट करने के बाद 25 के फर्स्ट हाफ में भी फर्स्ट हाफ मिड 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 पार्ट में भी फिर 40 के ऊपर नहीं जा पाया। फिर 25 के एंड में भी 40 के ऊपर नहीं जा पाया और 26 जनवरी में भी आप देखिए 40 के ऊपर टिक नहीं पाया। वो एक स्पाइक मारा लेकिन टिक नहीं पाया। तो मैं क्लोजिंग बेसिस चार्ट को ज़्यादा महत्व देता हूँ वीकली मंथलीज़ के। तो उनमें आप देखिए वीकली मंथली क्लोज़ेज़ इसके 40 के ऊपर आ नहीं पाए हैं। अब ये आपका चौथा साल आ गया है। तो अब अगर इसको आप सप्लाई नहीं बोलेंगे, तो किसको क्या बोलेंगे? और चार्ट्स तो पूरा डिमांड सप्लाई का ही खेल है। तो मुझे लगता है कि इसमें दबा के इसमें सेलिंग हुई है। इसमें बढ़िया डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है, तभी ये 4 साल से रुका हुआ है। और अब देखिए फंड वाले कब इसको ओवरवेट करते हैं, अंडरवेट ही हैं अभी तक और चलेंगे। जिस तरह की वीकनेस है, इस वीक में अगर बाज़ार ने थोड़ा सँभलने की कोशिश की, तो भी ये सँभल नहीं पाया। और मैंने वो ऑरेंज लाइन जो बीच वाली बनाई 31,300 के आसपास, मुझे लगता है 31,300 टूटेगा जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। मुझे लग रहा है कि वो रुझान अब वही है, तो उसके बाद और सेलिंग इसमें आएगी। और फिर तो इसके नीचे के वो दायरे अगर आप देखें, तो 22-23 के जो हमने लोज़ रखे एंड ऑफ 22 एंड स्टार्ट ऑफ 23 एंड 23 के मिड तक हमने जो 26,200, 26,300, 26,100 ऐसे 3-4 जो हमने लोज़ रखे हैं, मुझे लगता है कि वो लोज़ कहीं चैलेंज करने ये मुझे लगता है चला जाएगा। तो आई थिंक तकलीफ़ें हैं इस स्पेस के लिए सबसे वीक है और एक कहावत है कि जो 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 सबसे वीक है यूजुअली सेलिंग उसी में आती रहती है टिल प्रूवन अदरवाइज़। तो आई थिंक जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने बोला है कि बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस वो वाला थॉट अगर आप लगाते रहते हैं और जो फंड्स हमेशा लगा के कोशिश करते हैं अपने रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस करने की, तो स्ट्रेंथ हुँ। में हमेशा बाइंग चलती रहेगी, वीकनेस सेलिंग सेलिंग होती रहेगी, जब तक ये पूरा पलटेगा नहीं। तो आई थिंक पलटने से अभी ये दूर है। एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट 31-31-300 पे है, नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में 1 हफ्ते के लिए वहाँ से एक बाउंस छोटा-मोटा आ सकता है। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये 26,500 26,200 वाली रेंज की तरफ चल पड़ा है। उसमें देखिए फिर मैं कह रहा हूँ उतना बड़ा व्यू लेने के लिए आपको उसको 6-12 महीने देने पड़ेंगे। कल के कल नहीं होगा, हो जाए तो नहीं मालूम बट कल के कल नहीं होगा, ये 6-12 महीने का व्यू है। इसमें शॉर्ट टर्म हुँ। में दिमाग ना लगाएँ, तो इसमें सेल ऑन राइज सेक्टर है मेरे हिसाब से ये जब-जब बाउंसेस आएँ आई थिंक जिन्होंने अभी तक नहीं इसको देखा है, वहाँ पे उनको बेचना चाहिए, थोड़ा ड्राई पाउडर बनाना चाहिए और ये स्पेस में अंडरवेट रहना चाहिए। मुझे ध्यान है कि 2 सेक्टर खास तौर पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एक ऑटो और एक आईटी। जी, आईटी भी जी, जी, 1-2 हफ्ते पहले तो पड़ा हुआ है प्रूफ के तौर पे।
तब आपने ये कहा था कि 39,000 पे कोई ना कोई आता है बेचने, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग होती है, किसी सेक्टर को अगर रोकना है तो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग चाहिए और वो भयंकर होती है। तो ये बात तब भी कही गई थी कि ये ऐसा नहीं कि कल ही हो जाएगा, लेकिन वो आपकी जुबान में पता नहीं क्या था कि वो 1 हफ्ते के अंदर ही हो गया, कांड हो गया बिल्कुल। तो जी, जी, जी। देखिए ये बोल्ड कॉल देने के लिए ना बाघ का कलेजा होना चाहिए बॉस। ये तो मैं मानता हूँ कि इतनी हिम्मत के साथ कि इतना पिटा हुआ सेक्टर भी आप कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से टूट सकता है और वो लास्ट वीक ये प्रमाण दे चुका है। तो दर्शकों को मेरी सलाह ये है कि सर्वेन जी के शो ना आप कंटिन्यूएशन में देखें। अब ये वाला शो आप देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले जाके देखिए आई टीम क्या बोला था, ऑटो में क्या बोला था। तो ये मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी कि बहुत हिम्मत चाहिए ये कॉल देने के लिए, इतने पिटे हुए सेक्टर में भी और बड़ी गिरावट आएगी। लोग मानते नहीं, कहते आईटी तो अब गिर चुका है यार, अब क्या गिरेगा, इसमें तो ऑलरेडी अंडर ओन सेक्टर है और अंडर ओन सेक्टर ही सबसे बड़ा डिजास्टर बना। तो ये वाली बात तो मुझे भी लगती है कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है आईटी में, अचानक से कोई खबर आती है और उसके बाद इसकी हो जाती है पिटाई। तो अब आप कह रहे हो 26,000 के आसपास ही जा सकता है। देखिए, दर्शकों के लिए और आप लोग के प्यार के लिए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से। हमेशा चाइनीज़ वॉल में रहे हैं, लोग पूछते हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो हमेशा से चाइनीज़ वॉल जो लोग समझते हैं उसमें रहे हैं। जब जब ब्रोकर के यहाँ थे तब भी, तो कोशिश यही करते हैं कि लोगों के लिए काम करें, अपने लिए जितना कम से कम हो करें क्योंकि अलाउड नहीं है ज़्यादा। बट चाइनीज़ वॉल जो लोग समझते हैं वो चीज़ समझेंगे कि और एथिकली रहना है फिर। आपको चाइनीज़ वॉल को मानना है, खाली नाम के लिए चाइनीज़ वॉल है ऐसा नहीं है। उसको अगर आप मानते हैं तो आप उसको फ़ॉलो करेंगे। तो हम हमेशा से रिसर्च में रहे हैं, चाइनीज़ वॉल में रहे हैं, इनसाइडर्स में आप बोलिए रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हम ही निकाल रहे हैं, तो हमारे पास बहुत फाउंडेशन रहते हैं कि कब ले सकते ओह! हैं, कब नहीं ले सकते हैं, बोला है तो ले नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जिसमें एक एनालिस्ट कई बार नहीं ट्रेड कर सकता और देखिए, जो लोग करते हैं और जिन्होंने किए हैं लास्ट 4-5 3-4 सालों में आपने बहुत नाम ऐसे देखे होंगे, जिन्होंने ये काम किया है और गलत काम किया है, तो वो मार्केट से दीवार भी हुए हैं और पेनल्टीज़ भी लगी हैं उनके ऊपर। ओके, ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं आप। वेनेजुएला की जी, वो घटना याद करिए जब ट्रंप ने वहां कब्जा किया, मतलब यूएस ने उसको जी, अपने कंट्रोल में ले लिया, तो $59 का लो बनाया था क्रूड ने। जी, उस समय उसी दिन हम लोगों ने उस हफ्ते चर्चा की थी कि ये रुक नहीं सकता यहाँ पे किसी भी हालत में और ये हिस्ट्री जी, मतलब हिस्ट्री रिसेंट हिस्ट्री की सबसे अंडर परफॉर्मर कमोडिटी और बाउंस मारेगा और अब देखिए खड़ा है 72 पे। कारण जी, कारण कुछ भी हो सकता है, ईरान का लड़ाई चल रही है, आईए कुछ बोल रहा है, जाड़ा बहुत है अमेरिका में तो डिमांड बढ़ रही है, सब फंडामेंटल खबरें अपनी जगह हैं। वहां पे भी सरवेन ने कहा था कि देखो ये बॉटम बना रहा है, अब ये रुकेगा नहीं। तो यार अगर 59 से $72 आ गया तो $13 बड़ी रकम होती है बस। जी। यहाँ पे भी तो खेल हो गया। अब क्या लग रहा है 71 के बाद? देखिए, लोगों को प्रमाण हमेशा चाहिए रहता है, यही प्रमाण है कि हम बायस में नहीं रहते हैं। अगर कहीं स्ट्रांगली सेल बोल रहे हैं, तो कहीं स्ट्रांगली बाय भी बोल रहे हैं, कोई एक बायस नहीं है। चार्ट देख के चलते हैं, जहाँ लगता है अच्छा गलत सही वो बात की बात है। बट फैक्ट ऑफ द हम्म, मैटर रिमेन्स कि एक ही पॉडकास्ट में बाय भी दे रहे हैं, एक ही पॉडकास्ट में सेल भी दे रहे हैं या एक ही साथ बाय सेल दोनों दे पाते हैं। 3 साल पहले से गोल्ड सिल्वर बोलते थे, तब कोई बात भी नहीं करता था गोल्ड सिल्वर की, अब पूरी दुनिया बात कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पिछले 2 ढाई साल से बाजार नरम है, तो गोल्ड सिल्वर चल रहा है, तो वहाँ पे बाय कॉल है, एक जगह सेल कॉल है। अभी सेम चीज़ यहाँ क्रूड पे है। मैं यही बोल रहा हूँ कि एक ही बड़ा एसेट क्लास है, इन्फ्लेशन जिसमें एडजस्ट नहीं हुआ है अभी तक कि भाई ये जो 2008 के हाई के ऊपर नहीं जा पाया है। इसके पहले यही थीम पे हमने बोला था कि सिल्वर और क्रूड 2 ऐसी चीज़ें हैं, जो 2008 के हाई के ऊपर नहीं गए थे जब सिल्वर चलता था 30 और ये जाएँगे। तो यहाँ पे भी वही ब्लाइंड फेथ है कि अब सिल्वर चला गया है, अब बचा बचा अकेला यही है। बड़े एसेट क्लासेस में, बड़े ट्रेडेड एसेट क्लासेस में ग्लोबली एनर्जीज़ में ही अब ऐसा एक ये बचा है कि ये सारे एनर्जी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये अभी तक 2008 के हाईज़ के ऊपर डिसाइसिवली नहीं गए हैं। इनका कैचअप इनको भी कैचअप करना है, एसेट रोटेशन इसी को बोलते हैं। कहीं न कहीं अब जब से गोल्ड सिल्वर आउट परफॉर्म कर गए, अब वहाँ पे पेयरिंग होगी। साल के स्टार्ट में देख रहे थे कि कुछ कुछ 7-8 10 बिलियन $12 बिलियन का सिल्वर एडजस्ट होगा क्योंकि आउट परफॉर्म कर चुका है। तो उसको अंडरवेट करेंगे थोड़ा-सा या उसको 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 पेयर करेंगे, उसको रिबैलेंस करेंगे तो पैसा कहाँ फ्लो करेगा। तो मुझे लगता है यही सब अंडर ओन एसेट में जाएगा। बाय सेल आउट हम्म। परफॉर्मेंस, बाय अंडर परफॉर्मेंस ये थीम चल रही है इस समय कमोडिटीज़ में। तो मुझे लगता है कि क्रूड उसी के चलते हमने बोला था कि ये 4-5 साल हो गए, ये 58-60 नहीं तोड़ रहा था ब्रेंट। देखिए डब्ल्यूटीआई का चार्ट इसलिए नहीं लाते हैं, क्योंकि देखिए उस चार्ट में भरोसा नहीं रह गया। वो ज़ीरो के जो चीज़ ज़ीरो के नीचे चली जाके आई है, वो खोटा हो गया हमारे लिए। मतलब वो ज़ीरो के नीचे कोई एसेट का भाव कैसे जा सकता है, बट वो कभी अलग चर्चा करेंगे। वो गया बट
थॉट ये है कि यहाँ पे आप देखिए 60 के नीचे 3-4 साल से नहीं गया, 2021-22 के बाद से कभी 60 के नीचे नहीं मंथली क्लोज आया, और मंथली क्लोज हमेशा उसके ऊपर रहता है। इसीलिए ये चार्ट अपने आप में आपको इंपॉर्टेंस बता देता है मंथली क्लोज की, कि मंथली क्लोज को देखिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म, लोग अभी कोई मेरे से चर्चा कर रहा था कि लॉन्ग टर्म कैसे देखना है। लॉन्ग टर्म में आपको मंथली क्लोजिंग चार्ट देखने हैं, आपको इंट्राडे और डेली वीकली देखना ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए कि 4-5 साल से 60 के ऊपर नहीं गया, और 90-95 कई बार गया है। तो मैंने इस बार भी जो मिडल पार्ट उस रेंज का डाला है 86 के आसपास, तो 85-90 ये लास्ट टाइम भी हमने सोचा था कि टारगेट्स कहीं 85-90 तक के आएँगे, और मिड पार्ट अगर इसका निकल गया और 90, 85-90 वाला ज़ोन अगर इसका निकल गया, तो मुझे लगता है फिर तो ये 100-120 की तरफ भी जाएगा। और थॉट अभी भी वही है कि ये इसका 2008 वाला हाई निकलेगा, वो 140 वाला, वो आपका यूक्रेन हाई में भी नहीं निकला था, डबल टॉप बन गए थे। तो आई थिंक वो सब लेवल्स इनके निकलने हैं क्रूड के 140 वाला। अब वो उसमें भी टाइम लगेगा। अब हम मान के यही चल रहे हैं 12-18 महीने का ये व्यू है। ये रातों-रात नहीं हो जाएगा, बट उससे जल्दी हो जाए तो कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। बट अराउंड 18 मंथ्स ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलें कि 12-18 महीने के लिए अगर आप पकड़ के चलें, तो मुझे क्रूड 100 के पार लगता है। अब उसके बीच में 3-4 लेग और कर सकता है, वापस एक 60 को रिटेस्ट करे फिर चले, वो सब में हम नहीं जा रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड क्रूड का यहाँ से 60 जब भी आए, तो लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड हमेशा उसका बुलिश ही रहता है। अगर आप वहाँ लेंगे, तो आपके थोड़े पैसे बनने चाहिए। करेक्ट। और क्रूड में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी कमोडिटी है और इसमें एक आध डॉलर के ऊपर नीचे में ना बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड हो जाता है भाई, ध्यान रखना का ये बहुत बड़ी कमोडिटी है। इसमें ऐसा नहीं कि जी, जब तक 20% नहीं चलेगा तो पैसा नहीं बन रहा, यहाँ सेंट्स में पैसा बनता है लोगों का, और ये बहुत बड़ी कमोडिटी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि पॉलिटिकल कमोडिटी है, इसमें डिमांड से भाव तय नहीं होता है, इसमें भाव सेलर तय करता है कि मैं इस भाव पे बेचूंगा, लेना लो नहीं ना लो। तो इसलिए ये कमोडिटी बहुत विचित्र कमोडिटी है, इसमें डिमांड सप्लाई में सेलर हावी रहता है, जो बेच रहा है वही तय करेगा किस भाव पे बिकेगा। आज भी आप देखिए ओपेक की बैठक, ओपेक प्लस की बैठक आप सुनते रहते हैं, वो तो तय करते हैं कि इस भाव पे बेचना है, वो उसी भाव पे बिक रहा है, वो जान रहे हैं कि प्राइस कम है फिर भी वो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको उस भाव पे बेचना है। इंडिया, चाइना और यूएस बहुत बड़े कंज्यूमर है इसके, लेकिन प्राइस कौन तय कर रहा है? यूएस, क्योंकि वो पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, वो तय कराते हैं कि इस भाव में बिकना चाहिए, उस भाव बिकना चाहिए। ओपेक प्लस में अब रशिया को भाव नहीं मिल रहा उतना, तो इसलिए कमोडिटी जो ये है क्रूड वाली, इसको थोड़ा सा अलग एंगल से आप लोग ध्यान रखिए। भारत थोड़ा कंज्यूमर है लेकिन हमारा प्राइस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, हमको तो बल्कि प्रीमियम देना पड़ता है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि एशियन प्रीमियम लगता है। जो बास्केट बन रही है क्रूड की, बास्केट का मतलब होता है कि उसमें कई तरीके के जो ऑयल लिए जाते हैं उसका उसका एवरेज प्राइस निकलता है, उसको बास्केट बोलते हैं। वो ब्रेंड से थोड़ा सा नीचे होता है, अगर ब्रेंड 71-76 पे तो हो सकता है वो 59 या 69 के आसपास हो। उस पर एक एशियन प्रीमियम जोड़ता है सऊदी अरब कि मैं एशियन प्रीमियम बेचूंगा। तो खैर एनीवे ये तो सब अलग अलग तरह की चर्चाएं, लेकिन ब्रेंड क्रूड में भी देखिए आप 60 से $72, मतलब $12, मतलब लगभग 20% की तो रैली आ ही चुकी है, और 2 जी। महीने पहले ज्यादा मान ज्यादा के था। चलिए कि कमोडिटीज़ में मार्जिन 10% का ही रहता है, क्रूड में मार्जिन 10% का रहता है। अगर आप 10% पे 20% कमाए हैं, तो रकम हाँ, आपकी एक्चुअली डबल हो गई है। और नहीं वो ये भी साइज ध्यान बहुत रखें, बड़ा है, ये भी सूरज जी ध्यान रखें साइज कि ये बहुत ब्रांड बड़ा का चार्ट है, ये ब्रांड का चार्ट है, ये हमेशा $4-5 प्रीमियम में चलता है डब्ल्यूटीआई के। है। हाँ, बट हम डब्ल्यूटीआई का चार्ट इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो 0 के नीचे गया है, वो चार्ट ठीक से बनता नहीं है। तो करेक्ट। ब्रांड का चार्ट दिखाया है और ब्रांड के ही लेवल्स दिए हैं, तो उसमें ज़रूर ध्यान रखिए 4-5 पॉइंट प्रीमियम में चलता है। तो हम्म, तो उस समय आप समझ लीजिए कि डब्ल्यूटीआई 55 से चला हुआ है, 55-56 से चला हुआ है, जहाँ पे 60 से चला हुआ है। तो वो $4-5 का प्रीमियम चलता है, वो ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि इंडिया में ब्रांड ट्रेड होता नहीं है एमसीएक्स पे। एमसीएक्स पे डब्ल्यूटीआई ही ट्रेड होता है। ओके, तो ये थी अब तक की आज की चर्चा, और इसमें हमने निकाला निष्कर्ष कि भाई ट्रेड डील में कुछ ट्वीकिंग आ रही है, दो सेक्टर खास तौर पर रडार पे आप लोग रखिए। तो मोटा मोटा समरी ये कह सकते हैं कि हम लोग कहीं चले नहीं, ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते वहीं पे सब देख रहे हैं, अगल बगल खड़े वहीं पे हैं, और हफ्ते तक नहीं छब्बीस है। हजार को पार करने चा के लिए हिम्मत जुटाना मुश्किल हो रहा है। जी, ओके, तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और काफी कुछ इसमें डिस्कशन हुआ है, और जी, देखते हैं कि अब ये जो ट्रेड डील ट्रंप ने ट्वीक कर दी है, इसका असर अगले हफ्ते क्या होगा, ऊपर नीचे जो भी होगा तो हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ा मेरे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 26,300 के ऊपर जाए, ये 26,000 की पनौती टूटे, तभी कुछ बात बनेगी, अदरवाइज तो फिर तो वही घूम फिर के वहीं खड़े हुए हैं, मतलब क्या ना, कोल्हू की बैल की तरह सेम प्लेस पे घूम रहे हैं आप।
थैंक यू सो मच सर्वेन जी, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। थैंक यू।